we will follow that course outline. उसमें first जो topic था definition of sociology, society और उसके जो components थे, उसके elements थे, we discussed all of those things yesterday. ठीक है. सेकेंड टॉपिक जो आपका है वो हम आज नहीं पढ़ेंगे. आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट वुड बी रिगार्डिंग कल्चर, जो कि आपका थर्ड टॉपिक उस कोर्स आउटलाइन में मेंशन हो रहा है. So the purpose to teach you culture today is that it is one of the most important concepts of sociology, and it is used in all other topics as well. And each year in CSS and PMS, you are asked question of culture. So the basic thing of teaching you culture today is that that concept gets crystal clear to you. Because वो आगे जो हम टॉपिक नंबर 2 जो आज हम मिस कर रहे हैं वो उसमें भी यूज होगा, एंड दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, राइट. तो आप लोगों ने साथ साथ मैच करते जाना जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ विद द कोर्स आउटलाइन एंड विद योर एक्चुअल सिलेबस जो भी आप FPSC या PPSC का फॉलो कर रहे हो. ठीक है. सो दैट यू नीड टू इंश्योर वी नॉट मिसिंग एनीथिंग. ठीक है. और साथ साथ नोट मेकिंग करो, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चंस, अभी तो कल मैंने होमवर्क आपको नहीं दिया था, मगर अब मैं आपको होमवर्क भी दिया करूंगी बिकॉज मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाना है. तो फॉर दैट केस यू नीड टू हैव प्रॉपर योर ओन नोट्स, एंड आई टोल्ड यू यस्टरडे हाउ यू हैव टू मेक दोज नोट्स. तो इसलिए अभी से बना लो. ठीक है. वो डिफरेंट सोर्सेज यूज करके, सो दैट व्हेन आई गिव यू द होमवर्क ऑफ सॉल्विंग डिफरेंट क्वेश्चंस यू आर एबल टू डू इट, राइट. ओके मैम. ओके मैम. Okay, so our today topic is of culture. सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि जब कल्चर नेम आप लोग सुनते हो तो what do you perceive that what actually culture is? सब मुझे थोड़ा थोड़ा बता दें कि आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि एक कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सी टर्म है और ये बहुत कॉमन टर्म है. हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में आम जुबान में रोज बोल रहे थे कि ये तो उनका कल्चर है, ये तो हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर में ऐसी चीज नहीं है. यू नो, हम ये बात बोल रहे होते हैं. हम ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं? आपको कल्चर का मीनिंग क्या आप परसीव करते हैं? मैम ड्रेस कोड जो हम या फिर लैंग्वेज हमारी आ जाती है इसमें, जो हम परसीव कर रहे होते हैं मतलब कल्चर में, जब हम कल्चर का वर्ड सुनते हैं. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. These are the very good examples, relevant examples of culture. जिसमें ड्रेस कोड आप कह रही हो आ जाते हैं, लैंग्वेज आ जाती है. बिल्कुल मैम कॉमन ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कोड्स, वैल्यूज जो होती हैं वो सारे हमारे साथ एक कल्चर के अंदर होती हैं. कलेक्टिवली जो कॉमन कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये चीजें होती हैं. बिल्कुल ठीक मैम है. इट कुड बी द लाइफस्टाइल. मैम जो एक सोसाइटी की प्रॉपर जो आप एक कुछ नॉर्म्स वैल्यूज को फॉलो कर रहे होते हैं एक प्रॉपर वे में. फॉर एग्जांपल जैसे हम सिंध की एग्जांपल ले लेते हैं, उनकी एक प्रॉपर टोपी होती है, कोटी होती है, तो वो उनका कल्चर है और वो सारे उनको फॉलो कर रहे होते हैं. एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी जो है वो कल्चर वेरी भी कर रहा होता है. तो कलेक्टिवली कोई एक सोसाइटी जो ट्रेडिशन नॉर्म्स फॉलो कर रही होती है उसको हम कल्चर कहते हैं. एक मायने से. And can we say these are the practices that we follow in our daily routine? बिल्कुल. ये मिशफात आपने जो बात कही है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्योंकि कल्चर हमारा जो बनता है ना, वो अभी हम उसकी आगे जब डिटेल्स में जाएंगे तो आप बात नोटिस करोगे कि वो एकदम अचानक नहीं बनता. वो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पीरियड बनता है और आहिस्ता आहिस्ता जब हम एक प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो वो चीज हमारा कल्चर बनता है. आपने बात बिल्कुल ठीक की है. मेविश, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम. कल्चर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हो सकते हैं हमारी सोसाइटी में. ठीक है. ठीक है. ठीक है. रूल्स और रेगुलेशंस भी हो सकते हैं. देखिए, आप सबने जो भी कल्चर के बारे में बात की है बिल्कुल ठीक की है. किसी ने लैंग्वेज की बात की है तो किसी ने कहा है कि हम ओवर द टाइम पीरियड इसको सीखते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं. किसी ने नॉर्म्स की बात की है, किसी ने रूल्स और रेगुलेशंस की बात की है. ये सब कल्चर के अंदर ही आ जाता है एंड दिस ऑल इज पार्ट ऑफ कल्चर. मगर जो अब एक्चुअल डेफिनेशन कल्चर की होती है या एक्चुअल कॉन्सेप्ट कल्चर का होता है, अब आप जब अगली बार वर्ड बोलोगे ना किसी को, ये तो चीज हमारे कल्चर में नहीं है, ये चीज हमारे कल्चर में है, तो अब आपको कल्चर की डेफिनेशन और उसका मीनिंग क्लियर होगा. तो अब आप जब बोल रहे होगे सो दिस थिंग विल मेक सेंस टू यू एज वेल एज टू योर ऑडियंस. ठीक है. तो हम उसको थोड़ा बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या सोशियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो कल्चर को कैसे परसीव करते हैं. बिकॉज कल्चर is one of the most important concept in sociology. If you're studying sociology, तो इसमें सबसे important concept होता है. So according to sociologists, ठीक है, या different books, culture refers to the cumulative deposit of knowledge, experience, beliefs, values, attitudes, meanings, hierarchies, religion, notions of time, roles, spatial relations, concepts of the universe,
and material objects and possessions are required and possessions acquired by a group of people in the course of generation through individual and group striving. अब ये बहुत लंबी बात की हुई है, ठीक है, मगर जो अभी हमने सबने डिस्कशन की है ये बात बिल्कुल वही हुई है कि कल्चर के अंदर क्या कुछ आ सकता है। वो कहते हैं क्यूमुलेटिव डिपॉजिट है। क्यूमुलेटिव डिपॉजिट मींस इसके अंदर मल्टीपल बहुत ज्यादा चीजें ऐड ऑन करके इंक्लूड होती है, जिसमें आपका नॉलेज, ठीक है, नॉलेज भी आ जाता है, आप लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं, आप लोगों के सर्टेन बिलीव्स होते हैं वो आ जाते हैं, आपकी वैल्यूज आ जाती हैं, आप लोगों के रवैये किस तरह के, एटीट्यूड किस तरह के है, वो भी कल्चर में आ जाता है, ठीक है। मीनिंग्स, आप हर चीज को क्या मीनिंग अटैच करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मीनिंग से रिलेट करूंगी बात, जैसे हम मुस्लिम्स के लिए हजरे अस्वद इट्स अ स्टोन, ठीक है, वो दैट इज अ सेक्रेड स्टोन, और हमारे लिए दैट इज ऑफ इमेंस वैल्यू। व्हाई? बिकॉज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ही किस्ड दैट स्टोन, ठीक है। तो हमने वो है तो वो कहने को एक स्टोन, मगर क्योंकि हमने उसके साथ एक सेक्रेड मीनिंग अटैच किया हुआ है, तो इट इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ऑफ इस्लामिक कल्चर, कि हम हजरे अस्वद को भी रिस्पेक्ट दें और उसको चूमें, ठीक है, व्हेनेवर वी गो टू मक्का मोज़मा फॉर उम्रा और हज, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको किस करें। क्यों? क्योंकि हमने उसके साथ एक सीक्रेट मीनिंग अटैच किया हुआ है, एंड दिस हैज बिकम पार्ट ऑफ इस्लामिक कल्चर। तो वो कह रहे हैं कि कल्चर में कोई भी ऐसी चीज आ जाती है जिसमें कोई नॉलेज होता है, आपकी बिलीव्स, वैल्यूज, आपकी मीनिंग्स हो जाती हैं, आपकी हायरार्कीज हो जाती हैं। हायरार्कीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, हायरार्की से क्या मुराद है कि मेरा क्या कल्चर है, मेरा कल्चर वो है जो मेरे पेरेंट्स फॉलो करते, मेरे पेरेंट्स क्या फॉलो करते थे, जो उनके पेरेंट्स फॉलो करते थे, मेरे जो एंसेस्टर से कंटिन्यू होके आ रहा है, एक हायरार्की में चल रहा है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से लेके मुझ तक, ठीक है, या मेरे आगे बच्चों तक। सो दिस ऑल वुड कम इनटू हायरार्की, और हम सब एक कल्चर फॉलो करते हैं, एक कोई तरीका फॉलो करते हैं। उसमें हमारा खाने पीने का कल्चर भी हो सकता है, हमारा उठने बैठने का कल्चर भी हो सकता है, या हमारा कुछ लेने देने का, ये शादी कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इस सब का कल्चर या ट्रेंड आप कह लो, वो होता है, ठीक है। तो हायरार्कीज में भी कल्चर वो कहते हैं लगता है, रिलीजन में भी कल्चर लगता है, जैसे कि हजरे अस्वद की मैंने आपको एग्जांपल दी, दैट इज रेलेवेंट ओवर हियर एज वेल। फिर नोशन ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ भी कल्चर आपका लगता है। जैसे मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके टाइम कुछ और था, मगर और उनका कल्चर कुछ और था, मेरा टाइम आज कुछ और है। आज इंटरनेट का दौर बहुत स्ट्रांग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी का दौर है, 21st सेंचुरी है, तो हमारा कल्चर जाहिर है ज्यादा एफिशिएंट है। अब हम जूम पे क्लासेस करते थे, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के दौर पे ऐसे तो नहीं होता था, वहाँ पे स्कूल जाना इटसेल्फ वाज अ ब्लेसिंग, तो ऐसे ऑनलाइन क्लासेस लेना तो दूर की बात है, ठीक है। तो कल्चर वो कहता है कि इट इज ऑल्सो अबाउट द नोशन ऑफ टाइम, कि टाइम कैसे कैसे बदल रहा है, ठीक है। आपके फिर रिलेशंस की बात आ जाती है। कल्चर इज समथिंग जो कि आपके रिलेशंस में भी इन्वॉल्व होता है। हमारा जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन ही आप ले लें, ठीक है, वो हमारे, अगर हम पेरेंट्स के वक्त से कंपेयर करें अपना, ठीक है, इफ यू आर मैरिड, तो उनका जो रिलेशन था और हमारा रिलेशन बहुत फर्क है, ठीक है। अब हमारे में ज्यादा मटीरियलिस्टिक चीजें आ जाती है, बातें आ जाती हैं, या जो वाइफ्स होती हैं वो ज्यादा, वो भी आपका हाउस जॉब, वो हाउस वर्क नहीं करती, हाउस वाइफ नहीं होती हैं, वो भी जॉब्स करती है। वेराज अगर हम अपनी मदर्स को देखें तो तब ट्रेंड ये रिलेटिवली कम था कि वो हाउस वाइफ हो, ठीक है, तो और वो जॉब्स करें, तब ये ट्रेंड कम था, तब ट्रेंड ज्यादा था कि वो हाउस वाइफ हो। अब ट्रेंड कम है कि हाउस वाइफ होने का ट्रेंड कम है। तो आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो भी कल्चर के तहत चेंज होते हैं। क्यों ये अब चेंज आया है? क्योंकि अब हमारे कल्चर में ओवरऑल चेंज आ गया है कि अब लड़कियां काम करती हैं वो इतना हाउस वाइफ नहीं होती हैं, ठीक है। तो कल्चर इज ऑल्सो आपके रिलेशनशिप्स में भी आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, चाहे आपका एटमॉस्फेयर हो, या अब हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में हम कहते हैं मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, गर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने एयर कंडीशंस और पता नहीं आपका हो डिस्पेंसर्स, तो कूलर्स और पता नहीं कौन कौन सी हमने टेक्नोलॉजी नहीं अब की, ठीक है, इन्वर्टर, एसीज जैसे आ गया। तो ये अब हमारा कल्चर बन गया कि हमने एसी में बैठना है, ठीक है, और हमने इस यूनिवर्स की जो चेंजेस हैं वो उनको भी अपने अंदर अडेप्ट किया है, और उनको अडेप्ट करते करते हम अपने कल्चर में चेंजेस लेके आए। जैसे हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने में, क्योंकि यूनिवर्स में तब ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा नहीं थी, तो समर्स आते भी थे तो वो लोग इतना एसी में नहीं बैठते थे जितना हम बैठ रहे हैं, क्योंकि ये ओवरऑल चेंज ओवर द टाइम हमारे कल्चर में आया। तो वो कहते हैं कि कल्चर हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स पे भी अप्लाई होता है, ठीक है, जितने भी यूनिवर्स में ओवर द टाइम जो चेंजेस आ रही हैं ये वहां पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। फिर वो कहते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में भी अप्लाई होता है। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स क्या चीज होती है? वो कोई चीज जो कि टच हो सकती है, ठीक है,
उन पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। पोजेशंस पे अप्लाई होता है, पोजेशंस जो कि डिफरेंट ग्रुप्स ने एक्वायर किया होता है, हर चीज पे वो कहता है कि कल्चर आपका अप्लाई होता है, चाहे कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई ग्रुप हो, इट इज अप्लाइड लाइक एवरीवेयर। तो जो उसने आपको ये, अब मैं बात हाईलाइट करती हूँ ओवर हियर, तो बेसिकली क्यों देती रहती जो मेरे जहन में उस टाइम आ रही थी, मगर सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इसके ऊपर एग्जांपल सोचनी नहीं पड़ेंगी, यू नो दे कम इनटू योर माइंड नेचुरली, और आप उन इंसिडेंट से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से यूर फेमिलियर, बिकॉज मैंने कल ही आपको बताया कि सोशियोलॉजी है क्या, वट एवर इज हैपनिंग इन योर सराउंडिंग, जो आजकल भी हो रही है, जो पहले भी हो चुका है और आपने अपनी आंखों से देखा है, बस उसको आप एग्जाम्पल्स देकर सपोर्ट करोगे। तो इसलिए देयर एंडलेस एग्जांपल्स इन सोशियोलॉजी, ठीक है, एंडलेस एग्जांपल। आप अपने आर्ग्यूमेंट को बहुत ज्यादा एग्जांपल से जस्टिफाई कर सकते हो। तो हिरा ने इन्होंने वो रिसेंटली जो भी देखा था, इनको पता था, तो शी हैज कोटेड दिस एग्जांपल, गुड इनफ, वेरी गुड, वेरी रेलेवेंट एग्जांपल। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कम अप विद एग्जांपल्स। मेरे जहन में जो जो एग्जांपल्स आती हैं मैं बैठे बैठे यहाँ बनाती हूँ, ठीक है, just because these are the core concepts, और वो बैठे बैठे examples आ जाती है। Similarly, when you will go into your paper and you will attempt sociology paper, so naturally different examples will come into your mind, ठीक है। वो आप उस टाइम इतने पॉलिश हो चुके हुए होते हो और आपको इतना डेप्थ में सब्जेक्ट आ गया होता है कि वो एग्जाम्पल्स क्रिएट करना आपके लिए कोई हरकुलियन टास्क नहीं होता, करेक्ट। देन अब मैंने आपको जैसे बोला कि लैंग्वेज इज ऑल्सो लर्नड एंड ईटिंग हैबिट्स आर ऑल्सो लर्नड, ठीक है। So, these are few examples of culture is learned, okay, which is one of the characteristics of culture. Number 2 characteristic of culture is that culture आपका variable होता है, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है, every society has its own culture, ठीक है। सोसाइटी क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको कहा हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी है जो कि टेरिटरीज डिफाइन करती है, ये कल मैंने आपको बात की थी। तो वो कहते हैं हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है, यस, क्योंकि इंडिया का अपना कल्चर है, पाकिस्तान का अपना कल्चर है, यूएस का अपना कल्चर, यूके का अपना, सऊदी का अपना, यूएई का अपना, दैट्स राइट, ओके। फिर वो कहता है मेनी कल्चर्स शेयर certain traits, however the way those traits are organized can differ. जी आमना, you've raised your hand. मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि एक सोसाइटी की कोई लिमिट है कि लाइक कितनी टेरिटरी के लोग एक सोसाइटी कहलाएंगे? अब फॉर एग्जांपल वैसे अगर हम इन अ वर्ल्ड में कंपेयर करें तो एक पाकिस्तानी सोसाइटी, एक इंडियन सोसाइटी, एक अमेरिकन सोसाइटी, लेकिन अगर हम विद इन पाकिस्तान देखते हैं तो फिर एक पंजाबी सोसाइटी होती है, हाँ, लाइक पश्तून तो वो सोसाइटी। देखो सोसाइटी की टेरिटरी आपकी इस तरह डिफाइंड होती है कि अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखो, कंट्री लेवल पे देखो, तो पाकिस्तानी डिपेंड्स ऑन अस कि हम किस लेवल पे देख रहे हैं, किस लेवल पे देख रहे हो, मगर अगेन उसकी बाउंड्रीज को आप मद्देनजर रखोगे, राइट। मगर अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट टेरिटरीज की बात करो, तो सिंस वी हैव लाइक 4 प्रोविंसेस ओवर हियर, तो हर प्रोविंस की आप कह सकते हो उनकी टेरिटरीज अलग हैं, तो इसीलिए उनकी सोसाइटीज अलग है। आप कहोगे केपीके की पठानों की सोसाइटी अलग है, बलोचियों की सोसाइटी अलग है, पंजाबियों की सोसाइटी अलग है, ठीक है। फिर इसी तरह जब आप उन प्रोविंसेस के अंदर फर्दर अगर जाओगे, ठीक है, तो आप डिफरेंट फैमिलीज पे चले जाओगे। मैं बात करूंगी हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, मतलब कि जो मेरे रिश्तेदार, मेरे जो इमीडिएट रिलेटिव्स ये वो आ रहे होते हैं, मैं फिर उस कॉन्टेक्स्ट में ले जाऊंगी, मैं उतने जोग्राफिकल टेरिटोरियल एरिया पे ले जाऊंगी, उसको सोसाइटी अपनी समझ रही होंगी कि मेरी सोसाइटी में ये होता है तो वो होता है। मगर अगर मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कहूंगी तो मैं कहूंगी पाकिस्तानी सोसाइटी, ठीक है, और हम सब उसका हिस्सा है। तो मैं अगर अपनी फैमिली की सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी तो मेरी जितनी भी फैमिली में लोग आ जाते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगी, ठीक है, समझ आइए। तो कल्चर इज वेरिएबल, मतलब इसका मीनिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो वो लाइन, जी फरीहा, यू हैव अ क्वेश्चन? मैम इनकल्चरेशन थोड़ा समझ में नहीं आया। ओके, इनकल्चरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली ये कहता है, क्रक्स ये है कि आपको, जैसे मैंने कहा कि कल्चर इज लर्न्ड, मतलब कि हम सीख सीख के कल्चर सीखते हैं, ठीक है, मतलब देख देख के सीखते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें खाने पीने की हैबिट सिखाई, हमें उन्होंने लैंग्वेज सिखाई, उर्दू सिखाई, बोलनी सिखाई, तो ये देख के हमने सीखा। तो इस प्रोसेस को, जो लर्निंग का प्रोसेस होता है ना कल्चर को, उसका नाम है एनकल्चरेशन, ठीक है। ये एनकल्चरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट। ओके मैम, मतलब जो हम सीखते हैं कल्चर, मतलब अपने हम एंसेस्टर से जो जो चीज एंसेस्टर्स के अलावा जिससे भी हम सीखते हैं कोई कल्चर, तो वो इनकल्चरेशन होगी। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, ओके। ऐसे। तो कल्चर इज वेरिएबल, एज आई वाज टेलिंग यू कि वेरिएबल से क्या मुराद है। वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज होती है जो वक्त के साथ साथ चेंज होती है, फिक्स्ड नहीं रहती है। तो सिमिलरली इसमें भी वही बात आ रही है कि कल्चर वक्त के साथ साथ बदलता है, ठीक है।
culture is variable because different groups within a same society have different cultures. जैसे कि हम पाकिस्तानी सोसाइटी हैं, ठीक है, और हमारी सोसाइटी में मैंने आपको कहा डिफरेंट ग्रुप्स हैं. अब आप इसको प्रोविंस वाइज डिफरेंट ग्रुप्स ले लो कि केपीके के अलग लोग हैं, बलोची अलग है, पंजाबी अलग है, या आप अगर इन प्रोविंसेस के अंदर भी डिफरेंट ग्रुप्स ले लो, या अगर हम लाहौर का भी फॉर एग्जांपल ले लें तो एक मेरा ग्रुप हो जाएगा मेरी फैमिली से रिलेटेड, कोई एक हिरा का ग्रुप हो जाएगा उनकी फैमिली से रिलेटेड, कोई उम्मे कुलसुम का ग्रुप हो जाएगा उनकी फैमिली से रिलेटेड. तो इन लोगों की फैमिलीज में इन जो कल्चर्स हैं वो ये लोग अलग फॉलो करते होंगे, हम लोग अलग फॉलो करते होंगे. तो वो बेसिकली ये कह रहा है कि कल्चर इसलिए वेरिएबल होता है, हर वो आपका ग्रुप टू ग्रुप वो डिफर करता है. हम लोग जो कल्चर फॉलो करते हैं, हम जिस कल्चर के तहत ईद मनाते हैं, ये लोग डिफरेंट तरह ईद मनाते होंगे. हम लोग सुबह मीठा बनाते होंगे, ये लोग नहीं बनाते होंगे, ठीक है. ये लोग फर्स्ट डे, हम लोग फर्स्ट डे कुर्बानी करते होंगे, ये लोग सेकंड डे करते होंगे. तो हर ग्रुप का कल्चर भी, वो कल्चर का ट्रांसमिसिव से क्या मुराद है कि ट्रांसमिट हुआ है, यानी कि हमें पास ऑन हुआ है. जो हमारी पिछली जनरेशन थी उनसे अगली जनरेशन पे, फिर उनसे अगली जनरेशन पे, फिर हम तक पहुंचा है. तो कल्चर की ये क्वालिटी भी है कि इट इज transmissive, right? Because it is passed on from one generation to another. अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि इंटरजेनरेशनल और एक इंट्रा जनरेशनल. एक होता है कि जो ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी एक हायरार्की में हमारे एंसेस्टर से हमें चीज आती है, ठीक है, वो होता है इंट्रा जनरेशनल. इंटरजेनरेशनल इज समथिंग कि जो हमारी जनरेशन के अंदर हम आपस में चीज एक्सचेंज करते हैं, जो कल्चर एक्सचेंज करते हैं, वो इंटरजेनरेशनल. जैसे कि मैं अगर कहूँ कि मैं आईफोन यूज करती हूँ, तो मैं अपने कजन को भी बताऊं कि मैं आईफोन यूज करती हूँ, तो उसको भी शायद अच्छा लगे, वो आईफोन परचेज कर ले, फिर वो आगे से किसी को बताए वो कर ले. तो ये हम एक इसको कल्चर बना लेंगे भाई कि हमने आईफोन यूज करना है, तो ये मेरी जनरेशन के अंदर ये चीज हो रही है, ठीक है. और अगर मैं कोई और बात करूं कि मुझे बड़ों की इज्जत करनी है, ये मैं कहती हूँ मैंने अपने बड़ों से सीखा हुआ है, राइट. तो मेरे एंसेस्टर्स ने ये बात पहले की थी, क्योंकि दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स. फिर मेरे पेरेंट्स दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट एल्डर्स. सो दैट इज व्हाई मैंने इंट्रा जनरेशन, मैंने ओवर द टाइम उनसे ये बात सीखी हुई है, ठीक है. तो इसलिए हम कहते हैं कि कल्चर ट्रांसमिटेड भी होता है, वो विद इन जनरेशन पास ऑन होते हैं. आपकी एग्जिस्टिंग जनरेशन में भी पास ऑन होता है, और आपसे जो पहले वाली जनरेशन होती हैं उसमें भी पास ऑन होकर आपके पास आता है. सो इट इज ट्रांसमिसिव. यस डॉक्टर सुकैना, यू वांट टू आस्क समथिंग? अस्सलाम वालेकुम मैम. मैंने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल जैसे बैकवर्ड एरियाज में गांव वाले लोगों का कल्चर था कि वो लोग बच्चों की शादी जल्दी कर देते थे. So can we also quote that? Yes, you can quote this. Dekho, as long as whatever you think is relevant to the topic which you're writing, with the things or the concept which you're quoting in your paper, and whatever the examples come into your mind, definitely. सिवाय ये जो उर्वा का क्वेश्चन था, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि मेरी मुलाजमा ने मेरे साथ ये किया, उसका रेप हुआ, या उसके साथ किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस किया, मेरी बहन के साथ, ये नहीं आपने बातें करनी है, ठीक है. बट अदरवाइज आप कर सकते हो कि आप एक जनरल बात कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको जनरेशन की एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल गुड हैबिट्स और ग्रीटिंग हैबिट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एल्डर्स टू देयर यंगर वंस, ठीक है. तो दिस कैन बी कोटेड एज एन एग्जांपल. ये ईटिंग हैबिट्स कह लो या कुछ और हैबिट्स कह लो. और जिस तरह आपने बात की कि विलेजेस में देयर इज अ ट्रेंड, देयर इज अ कल्चर एक्चुअली कि उनकी अर्ली मैरिजेस हो सकती हैं. दिस इज अ प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंटायर पाकिस्तान. ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि फोर्स मैरिजेस, अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, फिर उसकी वजह से आगे डिफरेंट इश्यूज डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड हो जाते हैं. तो इस वजह से यू कैन कोट दिस एग्जांपल. दिस इज वेरी रेलेवेंट एग्जांपल इन फैक्ट, ठीक है. तो एज लॉन्ग एज सोसाइटी से रिलेटेड, क्योंकि ये सोशल सब्जेक्ट है, मैंने आपको बोले सोशियोलॉजी, अबाउट योर सराउंडिंग, आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है कुछ भी कोट कर सकते, सिर्फ ये नहीं कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ही करने, उसके अलावा यू कैन कोट लाइक एनीथिंग, एनी एग्जांपल. और ये एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा कि आप इसको नेचुरली जस्टिफाई कर रहे हो. जी हिरा हफीज, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस मैम, आप कहना ये चाह रही हैं कि हम जनरल जो सोशल एग्जांपल्स हैं वो कोट कर सकते हैं, ना कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस? हाँ, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मैं कहूँ मेरी बहन बहुत अच्छी है, ठीक है, या मेरी बहन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस इशू हुआ है, मैं ये बात ऑब्वियसली नहीं कह सकती. व्हाई डज एग्जामिनर वुड केयर कि मेरी बहन कौन है. मैं ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तानी सोसाइटी में या इन दिस सोसाइटी वी लिव,
over here domestic violence cases are happening, और जो भी मैंने गूगल से स्टैटिस्टिक्स उठाई होंगी या इंसिडेंट्स उठाए होंगे इस तरह करके मैं कोट करूंगी। मगर अगर मैं अपनी पर्सनल बहन के डोमेस्टिक वायलेंस एक्सपीरियंसेस लिखूंगी तो ये बात नहीं ठीक होती ना पेपर में, क्योंकि आप एक कंपेटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो। मैम बेसिकली ये है ना कि जो सोसाइटी पे जनरलाइज हो रही है एग्जांपल हमने उसको कोड करना है, ना कि पर्सनली उसको लेके चलना है। अगर हमें पर्सनली भी कोई ऐसी बात पता चल रही है या हमें कुछ ऐसा इंसिडेंस पता है तो हम उसको उस प्रॉपर उस बंदे को लेके नहीं डिस्कस करेंगे, हम अब सोसाइटी देखो कि वो जो ज़ैनब रेप केस हुआ था, ठीक है, या वो जो कंदील का केस हुआ था, वो जो कंदील पता नहीं कोई थी एक्ट्रेस आई थिंक जिसको मारा गया था, कंदील अब ज़ैनब रेप केस, हाँ कंदील बलोच, अब वो ज़ैनब रेप केस एक नेशनल केस बना, तो उसके ऊपर तो सबने इंक्वायरी की, हमारे नेशनल लेवल पे हमारे टीवी चैनल्स पे शो हुआ, उसके वो जो भी उसका हुआ, तो आप कोट कर सकते हो, वो एक प्रॉपर केस है और एग्जामिनर वुड लाइक दैट एग्जाम्पल। इसी तरह कंदील बलोच का जो केस है उसको आप फिजिकली उसको टच कर सकते हो, वो कॉन्क्रीट होती है, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, आप उसको हाथ लगा सकते हो, उसको फील कर सकते हो। whereas नॉन मटेरियल ऐसी चीज होती है जो कि अनटचेबल होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, हवाओं में एग्जिस्ट करती है, उसकी कोई नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। अब कल्चर किस तरह मटेरियल होता है, फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग, आर्किटेक्चर, टूल्स, डिवाइसेस, व्हीकल्स, इन सब चीजों को हम हाथ लगा सकते हैं, तो इसलिए हम ये मटेरियल कल्चर होता है, ठीक है। कि मेरा जो खाना है, फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली में ट्रेंड है कि हम खाते बिरयानी है, हम पुलाव नहीं खाते, तो उसको वी कैन टच इट, ठीक है। सो दैट इज पार्ट ऑफ वो जो बिरयानी है, दैट इज पार्ट ऑफ मटेरियल कल्चर। या मेरी फैमिली में ट्रेंड है कि हम सैमसंग का तो फोन यूज करते ही नहीं, हम आईफोन का फोन यूज करते हैं, तो ये फोन जो है वो डिवाइस है, वो टच हो सकती है, सो दिस इज पार्ट ऑफ मटेरियल कल्चर, ठीक है। या हमारी फैमिली में ट्रेंड है कि हम लोग डीवीडी पे तो मूवी देखते ही नहीं है, ठीक है, तो अगेन दैट डिवाइस कैन बी टच्ड, सो दिस इज पार्ट ऑफ मटेरियल कल्चर, ये हमारा कल्चर है। नॉन मटेरियल कल्चर में क्या आ जाती हैं, आपकी नॉर्म्स, आपकी बिलीव्स, आपकी कस्टम्स, आपकी वैल्यूज, आपकी लैंग्वेज, शायद आप जो बोल रहे हो अपनी जुबान से वो आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। या आपकी जो नॉर्म्स यानी कि जो आदत होती हैं, जो नॉर्मली ट्रेंड्स होते हैं आपकी फैमिली के अंदर फॉलो किए जाते हैं, वो अनटचेबल होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, आप उनको फील महसूस जरूर कर सकते हो मगर आप उनको हाथ लगा के टच नहीं कर सकते, तो आप उन्हें कहते हो वो नॉन मटेरियल कल्चर में आ जाती है, ठीक है। इसी तरह आपके कुछ वैल्यूज या कस्टम्स होते हैं, जैसे आप वहम कुछ करने की कुछ लोगों की आदत होती है, वो सुपरस्टिशियस होते हैं, whereas कुछ लोग नहीं सुपरस्टिशियस होते, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर, बिकॉज जो सुपरस्टिशन है, जो हमारे वहम है, हम उनको हाथ नहीं लगा सकते, उनके कोई फिजिकल एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं, तो दिस इज व्हाई दे आर पार्ट ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर। अब जैसे कि ईद का फेस्टिवल आ रहा है, ये 14 अगस्त का फेस्टिवल इटसेल्फ को हम हाथ तो नहीं लगा सकते, तो दैट इज व्हाई वो हमारे लिए नॉन मटेरियल कल्चर है वो हमारी कस्टम, मगर हम उसको क्योंकि हाथ नहीं लगा सकते, तो इट इज पार्ट ऑफ आवर नॉन मटेरियल कल्चर, ओके। सो दीज आर मेनली दीज टू टाइप्स ऑफ कल्चर, करेक्ट? एनी प्रॉब्लम इन दिस? मैम नॉन मटेरियल कल्चर में ये फनरल प्रेयर्स भी आ सकते हैं, लाइक मुस्लिम ऑफर फनरल प्रेयर्स वाइल जो हिंदूज होते हैं वो सख्ती करते हैं, बिल्कुल ओके। पार्ट ऑफ, यस। अक्सर जी आप पूछें। मैंने थोड़ा सा नोट्स मेकिंग के हवाले से पूछना था। आपने कल बताया था कि जिस तरह हमने कल्चर की डेफिनेशन पढ़ी है, तो उसके अलावा हम डिफरेंट ऑथर्स की डेफिनेशन देख के जो है वो लिख सकते हैं नोट्स मेकिंग में। उसके बाद जो हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, उसमें हर पॉइंट के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल लिख सकते हैं। इसके अलावा हम उसमें क्या और चीज ऐड करेंगे नोट्स मेकिंग में? उसके अलावा ये कि जब हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ लेंगे ना, थ्योरीज पढ़ लेंगे, जैसे इमाइल डर्केम की, ऑगस्ट कॉम्टे की, मैक्स वेबर, ये वो आपके सिलेबस में है, उन थ्योरीज को आप कोट किया करोगे, ठीक है। वो जब हम पढ़ लेंगे तो आप लोग उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया करोगे, मगर वो उसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगी, अच्छे सोर्सेज से उसकी प्रिपरेशन करवाऊंगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठ जाएंगे, आप लोग कोट कर दिया करोगे जहां जहां आपको मौका मिला। उसके अलावा ये आपने डेफिनेशंस करनी है, एग्जांपल्स करनी है, थ्योरीज करनी है। एंड नंबर 4 इज दैट कि आपने फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको नेम्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, मैं आपको उसमें हाईलाइट करवा दूंगी, इस बुक का ये टॉपिक पढ़ लो, इस बुक का ये टॉपिक पढ़ लो, ताकि आपको पूरी पूरी बुक्स ना पढ़नी पड़े, तो वहां से कंटेंट आपने उन टॉपिक्स का एक्सट्रैक्ट करना होगा, ओके। फॉर एग्जांपल कल्चर का टॉपिक है, मैं आपको किसी बुक से कहती हूँ ये पढ़ लो, तो वहां पे कल्चर से रेलेवेंट चीजें जो आपके सिलेबस से रेलेवेंट आपको लगती है, मैं आपको कहूंगी एक्सट्रैक्ट कर लो,
तो वहां पे यू कैन कोट इन योर पेपर कि अकॉर्डिंग टू दिस बुक, जो कि फॉरेन ऑथर के बुक का नाम होगा और उसकी बुक का नेम होगा, और आप बात कोट कर सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं, एज इट इज इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं करनी, इट कैन बी इन योर ओन वर्ड्स, मगर हाँ अगर आप किसी सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन को एज इट इज उठा रहे हो, दैट हैज टू बी वर्ड टू वर्ड, तो वो आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में मेंशन करना होगा, बिकॉज जो सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस होती हैं, they are like for every time, मतलब they are for all time, you cannot change it, they cannot be changed over the time, और उनको आपने as it is quote करना होता है, उनको आप अपने words की addition subtraction नहीं कर सकते, ठीक है। मगर ये वाली जो बात आप डिफरेंट बुक्स की उठा के करोगे, दिस कैन बी इन योर ओन वर्ड्स, मगर हाँ आप उस ऑथर का या उस बुक का नाम यू कैन कोट ओवर हियर, राइट। ओके मैम, तो मैम मतलब कि इस जी मैम मतलब कि इसका मतलब है कि एक टॉपिक जो है, अगर हम आज जैसे अभी ये 2 लेक्चर्स हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमें इसके लिए थोड़ी जगह छोड़ देनी चाहिए, टाइम के साथ साथ हमने और चीजें भी इसमें ऐड करते जाना है अभी। उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा सिर्फ थीरीज लगेंगी और कुछ नहीं आपका लगेगा। थीरीज अगर आप बाद में भी अलग से अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और आप आंसर जब लिख रहे होगे तो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। आप छोड़ दो वैसे जगह, मगर अगर नहीं भी छोड़ोगे तो कोई इसमें नुकसान नहीं है। मगर हाँ, ये जो बुक्स के रेफरेंसेस डालना, एग्जाम्पल्स डालना, ये सारी चीजें तो, और ये स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको कहा था डालो, तो ये तो अब आप साथ साथ कर सकते हो ना। मैम मैंने क्वेश्चन पूछना था कि मैम कल जो मैंने नोट्स बनाए थे, एक आपके नोट्स वो भी माशाल्लाह ओरिएंटेड थे, डिटेल ओरिएंटेड, और मैंने फिर जो है वो इंटरनेशनल ऑथर से प्रेफर करके और वो नोट्स बनाए थे। मैम इज दिस इनफ या फिर मैं और भी कुछ करूँ? देखो मेरी बात सुनो, जहां जहां आपको खुद फील होता है कि यहाँ आपने टॉपिक को सही से कवर कर लिया है, यहाँ आपको बाकियों से आपका स्टैंड आउट कर रहा है, कुछ गूगल के सोर्सेज यूज कर लिए, तो अगर आपको वो, या आपने थीरीज कोट कर ली, स्टैट्स कोट कर ली, एग्जांपल्स कोट कर ली, एज लॉन्ग एज आपने ये चीज इनकॉर्पोरेट कर ली है, तो आपको खुद ही सेटिस्फैक्शन हो जानी चाहिए। देखो मैंने आपको 4 चीजें बता दी हैं अपना पेपर एक्सेप्शनल बनाने की, मैं रिपीटेडली आज भी मैंने बात आपको बना दी है, ठीक है। तो फिर आप कर लो उनको इनकॉर्पोरेट ना। मैं ये नहीं कहती वो चारों चीजें करो, 4 में से 2 भी करोगे किसी सवाल में तो इट वुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैम यस मैम। अब मैं मिशफात का सवाल। मैम आई वांटेड टू आस्क, कैन देयर बी अ टर्म सच एज पॉलिटिकल कल्चर? जैसे नॉन मटेरियल कल्चर में हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जैसे कम्युनिटिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं या फिर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं कहीं में, तो ये नॉन मटेरियल कल्चर में हम लोग इस तरह की कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे चाइना, पाकिस्तान और यूएस के बारे में? Absolutely, why not? You can write this. If this is the culture of US, that they have a presidential system of governance, you can quote such examples. You know, what I've told you, other than your personal experiences, the overall generic and the current affairs related, examples, you can quote all of them. तो ठीक है, इसके लिए मैं होमवर्क आपको पहले ऐलान कर दूं कि हमने आज पढ़ा है यहाँ, starting from the definition of culture from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. You've started the definition of culture, characteristics of culture and types of culture. ठीक है, इनके ऊपर हर एक चीज पे आपने you have to come up with examples. ठीक है, whatever the examples come into your mind, so that we can have a discussion in the next class, ताकि आप लोग को एक crystal clear हो जाए कि examples कौन सी incorporate करनी है, कौन सी नहीं, ताकि जो गलत example लेके आएगा मैं उसको वहीं रोकूंगी, तो इससे सबको clarity होगी कि कौन सी करनी है, कौन सी नहीं। और ये आपके बल्कि उसमें बैंक में add on करेंगी examples, ठीक है? Yes, ma'am. जी रिमशा। Ma'am, my question was also the same because I used to make notes. So I was just asking that if we go with the note making of culture, so will it be like first give the introduction, then definition, देखो and मेरी then... बात सुनो, what I used to do personally for note making is that if I am making note not only of sociology, of any subject, what I used to do is that I used to follow one standard book. Book was mandatory for me, ठीक है? That could be a common book. वो फॉलो करो, why? Because it goes as per your syllabus. तो मुझे ये होता था कि मैं अपने सिलेबस से कोई चीज मिस नहीं कर रही, ठीक है? फिर मैं देखती थी कि इसमें ये चीज कम है, इसमें ये चीज सब यूज कर रहे होंगे। फिर मैं जो डिफरेंट 2-3 ऑथर्स में फॉलो करती थी, उनके वो बुक्स में वो फलाना टॉपिक देख लेती थी कि ये वाला, जाहिर है वो एज पर सिलेबस नहीं चल रही होती है, उसमें जो आपकी कोर्स बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स है वो उसमें सारे नहीं होते, उसमें कोई एक आधा टॉपिक मैचिंग होता है। फिर वो टॉपिक निकालती थी, उसमें से जो मुझे रेलेवेंट बातें लगती थी मैं वहां वो कोट कर दिया करती, ठीक है? उसके अलावा आपके पास मेरी स्लाइड्स है, आप ये लिखो, या अगर मुझे और भी कुछ क्लैरिटी की जरूरत होती थी तो मैं गूगल में वो टॉपिक सर्च कर लेती थी, 2-3 पढ़ लेती थी फाइल्स खोल के जहाँ पे मुझे जो अच्छी बात लगती थी, मुझे लगता था इसको मुझे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, तो मैं उसको कर लिया करती।
फिर एग्जांपल्स मैंने कहा वो करो, स्टैटिस्टिक्स डालो, थ्योरीज हम बाद में करेंगे, वो तो डालोगे ही डालोगे आप हर क्वेश्चन में। तो मेरे ख्याल से दीज थिंग्स आर लाइक मोर देन इनफ आप अपने नोट मेकिंग के लिए और अपने आंसर्स को स्टैंड आउट करने के लिए। तो आपकी अप्रोच नोट मेकिंग में ये होनी चाहिए। और लंबी लंबी बातें ना कोट किया करो। अब देखो मैंने भी ये जो बातें उठाई हुई है किसी बुक से उठाई हुई, डिफरेंट बुक से, मगर मैंने टू द पॉइंट बातें उठाई हैं ताकि मैं इनको याद भी कर सकूं। अब जितनी मैंने बातें लिखी ये याद आप कर सकते हो। और याद से हटके मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप पर्सनली पेपर देने जाओगे ना, तो यू वुड फील यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस एंड यू हैव लाइक 35 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो उस टाइम आपके जहन में कंटेंट बहुत होता है और टाइम नहीं होता। और चारों सवालों का आपने इक्वली टाइम देना है, ये नहीं कि पहले को बहुत दिया आखिरी को सबसे कम। क्यों? क्योंकि सबके मार्क्स बराबर हैं, आखिरी में भी उतने ही मार्क्स लेने जितने पहले में लेने। तो बराबर बराबर 8 to 9 पेजेस करके बराबर बराबर आंसर लिखो। तो इसलिए कंटेंट भी उतना ही याद करो और अच्छे से उसको प्रेजेंट करो और सारी बाकी टेक्निक्स फॉलो करो। अच्छा कंटेंट पढ़ो। तो ये बातें आपको आपका पेपर डिफरेंशिएट और स्टैंड आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे। वो थोप थोप के कंटेंट जिसमें बात को घसीट के करो और बात का मतलब से कन्वे ना करो, वो करने की जरूरत नहीं। टू द पॉइंट आपकी अप्रोच होनी चाहिए सीएसएस में ऑल टुगेदर फॉर लाइक ऑल ऑफ योर पेपर्स। मैम फिर टू द पॉइंट में ये फिर थोड़ी सी ये एम्बिग्युइटी आ जाती है ना कि हम कहीं थोड़ा तो नहीं लिख रहे और 20 मार्क्स को मैच करेगा या नहीं करेगा। तो ये थोड़ा वाली नहीं, बात आप आती एटलीस्ट है 8 to 9 पेजेस तो लिखोगे ना। जो भी टॉपिक होगा उसकी 20-20 हेडिंग्स तो बनाओगे, वो मैंने आपको बताऊंगी आगे जाके, तो वो आपकी नेचुरली बन जाएंगे। मगर अगर मैं कहूँ कि जैसे मैंने कहा मटेरियल कल्चर एक हेडिंग है, इसके नीचे मैं इतनी लंबा पेज आधा पेज एक्सप्लेन करने का कह दूं, ये नहीं मुझे जरूरत। मैं अगर वो हेडिंग 3-4 लाइनों में भी एक्सप्लेन कर दूंगी ना और मैंने उसको टू द पॉइंट बात बता दी है और एग्जाम्पल भी दे दिए, थ्योरी भी कोट कर दी, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। फिर मैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करूँ, बजाय एक ही हेडिंग को लंबा लंबा आधे से ज्यादा पेज का करने का। मैं कह रही हूँ इसका कोई मकसद। टेक केयर एवरीवन। मैं आपसे ये स्लाइड्स अभी शेयर कर देती हूँ, ओके? हालांकि अभी हमारा आगे काफी कुछ रहता है।